हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है कि मौर्य साम्राज्य हमारा जो है समाप्त हो चुका है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जो हमने इसकी पहली जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, ठीक है? समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएँ कैसी थी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है इसके पहली वाली क्लास में जो है वो डिस्कस कर ली है। आज हमें जो है मौर्योत्तर युग के बारे में, जो मौर्योत्तर काल के बारे में जो है पढ़ना है। किसके बारे में भैया? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर काल के बारे में जो है हमें ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। मौर्योत्तर काल में जो है हमें ब्राह्मण साम्राज्य, सातवाहन, चेदी और विदेशी आक्रमण किस प्रकार से थे, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। अभी इसमें और हैं, वो आप सभी लोग को इसके बाद करवाई देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इन चीज़ों को हम देख रहे होंगे। और हमारी टैगलाइन आप सभी लोगों को पता ही है कि तैयारी शून्य से शिखर तक। तो भाई ये तैयारी जो है शून्य से शिखर तक रहेगी। तो इसमें हम लोग जो है लूसेंट को कर रहे हैं ना भाई, तो लूसेंट फाउंडेशन ये है, एशियन हिस्ट्री का है। इसमें जो है हम लोग पहले क्या देखेंगे भाई? ब्राह्मण साम्राज्य देखेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य में जो है भाई क्या देखेंगे? शुंग एवं जो है कर्ण वंश। क्या देखेंगे भैया? शुंग एवं जो है कर्ण वंश। इसमें जो है बहुत बेहतरीन ढंग से सारी की सारी चीज़ जो है विजुअल तरीके से एकदम भाई देख सकते हो। पीडीएफ वगैरह बहुत बेहतरीन आप सभी लोग के लिए डिजाइन करवाई गई है कि आप सभी लोग जो है भाई मतलब हर एक चीज़ को एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाओ। इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए जो है सारी की सारी अरेंजमेंट की गई है, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं शुंग एवं कर्ण राजवंश के बारे में। और भाई बता दो आप सभी लोग को, आप सभी लोग जितने भी लोग क्लासेज को देखते हो ना भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। आप लोग से एक गुजारिश है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे सब्सक्राइब में आपका किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता भाई। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो। मतलब मैंने देखा रेशियो तो भाई लगभग जो है अनसब्सक्राइब वाले भाई लगभग 80 से 90% है। और भाई सब्सक्राइब जो लोग किए हुए हैं, मतलब जो लोग वीडियो सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं, वो जो है 10 से 20% लोग देख रहे हैं, बाकी अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा देख रहे हैं। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, मतलब जिससे आप सभी लोग को सारी की सारी क्लासेज एकदम टाइम से दिख जाएँ कि कब कौन सी क्लास आनी है, किस प्रकार से है, ठीक है? तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी तो लगेगी भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट आप सभी लोगों के लिए बनाया गया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है? चलिए हम लोग शुंग एवं जो है कण्व राजवंश को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है 185 से जो है 149 ईसा पूर्व तक था, जिसने मगध पर जो है शुंग वंश की क्या डाली थी भैया? शुंग वंश की मगध पर क्या डाली थी? नींव डाली थी। इसने क्या डाली थी? जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। ये किस जाति का था भैया? ब्राह्मण जाति का था। उन शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर भैया? विदिशा में स्थापित की थी। इन्होंने क्या किया था भैया? इन जो ये ब्राह्मण सॉरी ये जो इन यहाँ पर लिख लेना, इन शुंग शासकों ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पर भैया स्थापित की? तो विदिशा में जो है स्थापित की, ठीक है? इंडो यूनानी शासक मिनांडर इंडो यूनानी शासक मिनांडर को जो है पुष्यशुंग मित्र ने जो है पराजित किया था। पुष्यशुंग मित्र ने जो है किसको भैया पराजित किया था? तो मिनांडर को जो है इन्होंने पराजित किया था। पुष्यशुंग मित्र कौन था भाई? ये आप सभी लोग कमेंट करना, जिसने जो है मौर्य साम्राज्य के आखिरी जो है किसको मारा था भाई, वो भी आप सभी लोग कमेंट करना, ठीक है? अब इतना हेडिंग मतलब बता दिया हूँ, वो आप सभी लोग अब बताओगे, ठीक है? पराजित किया। पुष्यशुंग मित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है? इसने क्या किया था भैया? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? पुष्यशुंग मित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए इनके लिए जो है पतंजलि ने अश्वमेध युग करवाया था। पुष्यशुंग मित्र जो था उसके लिए जो है मतलब यज्ञ किसने करवाया था? कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। इसने 2 बार पुष्यशुंग मित्र ने जो है 2 बार क्या किया था भैया? अश्वमेध जो है युद्ध किया था, ठीक है? और इसके लिए जो है युद्ध यज्ञ जो है ये किसने करवाया था? तो यह जो है भाई अश्वमेध यज्ञ जो था इनके लिए जो है पतंजलि ने करवाया था, ठीक है? पुष्यशुंग मूल रूप से भगवान शिव के भक्त थे। पुष्यशुंग मित्र जो था वो किसका था भाई? शिव का जो है भक्त था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान दिखाया था। इसने क्या दिखाया था? बौद्ध प्रति सम्मान दिखाया और कला को संरक्षण दिया, यानी कि जो बौद्ध कलाएं थी उनको क्या किया था? किसने भैया? पुष्यशुंग मित्र ने जो है संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म के प्रति इसने अपना सम्मान दिखाया था। ये भक्त तो शिव का था, लेकिन इसने जो है बौद्ध धर्म के प्रति क्या दिखाया था? अपना सम्मान दिखाया था और कला को संरक्षण दिया था, ठीक है? हालांकि बौद्ध परंपराओं में उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया भाई। बौद्ध जो
परंपराएं हैं उसमें जो है इनको क्या बताया है, बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है। बौद्ध धर्म का विरोधी किसको बताया गया भाई, पुष्यशुंग मित्र को। पुष्यशुंग मित्र को क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया हुआ है। कहाँ पर, बौद्ध परंपराओं में। कहाँ पर देखने को मिलता है भाई ये चीजें, बौद्ध परंपराओं में ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। किसको जो है, किसको भाई, पुष्यशुंग मित्र को जो है क्या बताया गया हुआ है, बौद्ध धर्म का क्या बताया गया हुआ है, विरोधी बताया गया हुआ है। ठीक है। दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यशुंग मित्र को बौद्ध धर्म का घोर विरोध बताया गया, मतलब विरोधी बताया गया है। ये जो दिव्यावदान था और जो ये तिब्बती इतिहासकार तारानाथ था, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि पुष्यशुंग मित्र जो था भाई, वो जो है बौद्ध धर्म का क्या था भाई, घोर विरोधी था। क्या था भाई, ये घोर विरोधी माना जाता है पुष्यशुंग मित्र। ये किसके अनुसार भाई, दिव्यावदान और जो है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार। ठीक है। इन ग्रंथों में जो है उल्लेख है कि बौद्ध स्तूपों और विहारों का विनाश किया भाई। इनका जो है भाई, इस इन स्तूपों में क्या उल्लेख देखने को मिलता है कि बौद्ध स्तूपों और जो विहारों का जो है ग्रंथों में, इन दोनों ग्रंथों में क्या देखने को मिलता है कि इसने जो बौद्ध स्तूप जो थे और जो विहार थे उसका विनाश किया था। किसने भाई, पुष्यशुंग मित्र ने। ये जो है ग्रंथों में जो दिव्यावदान और जो तिब्बती इतिहासकार हैं जो इसने बताया इन दोनों ने, ठीक है, कि इसने जो है बौद्ध स्तूपों और विहारों का विनाश किया। यहाँ तक बौद्ध भिक्षुओं का जो है सिर लाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। भाई ये देख रहे हो, इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई, मतलब सर काट कर यानी कि सिर लाने वाले को क्या दिया जाएगा भाई, पुरस्कार दिया जाएगा। ये किसने कहा था, पुष्यशुंग मित्र ने कहा था। इन ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है, दिव्यावदान और जो है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने कहा था। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ। ब्राह्मण साम्राज्य में जो है पाग भाग दूसरा इसी का है। सुंगम कौल राजवंश के बारे में ही चल रहा है चीजें ना। तो पुष्यशुंग मित्र ने जो भरहुत स्तूप था उसका पुनरुद्धार करवाया था। जो भरहुत स्तूप था उसका पुनरुद्धार किसके द्वारा हुआ था, तो पुष्यशुंग मित्र ने। पुष्यशुंग मित्र ने जो है भरहुत स्तूप जो था उसका क्या करवाया था, पुनरुद्धार जो है करवाया था, यानी कि पुनः जो है उसका उद्धार किया था। ठीक है भाई, किसका, भरहुत जो है स्तूप था उसका। किसने भैया, पुष्यशुंग मित्र ने। पुष्यशुंग मित्र ने जो है भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है। पुष्यशुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था भैया, अग्निमित्र था। पुष्य मित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था भाई, उसका पुत्र जो है अग्निमित्र था। मतलब इसका पुत्र ही क्या हुआ था, इसका उत्तराधिकारी हुआ था। किसका, पुष्य मित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था भाई, उसका ही पुत्र अग्निमित्र हुआ था। कौन हुआ था, उसका ही पुत्र अग्निमित्र जो है इसका क्या हुआ था, उत्तराधिकारी हुआ था। पुष्य मित्र का इतिहास बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में भी मिलता है। पुष्यमित्र जो था उसका इतिहास जो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है उसमें भी देखने को मिलता है। किसका भैया इतिहास, तो पुष्यमित्र का जो है इतिहास जो भाई बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी देखने को मिलता है। किसका, पुष्यमित्र का इतिहास। ठीक है। पुष्यमित्र का इतिहास कहाँ पर देखने को मिलता है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी देखने को मिलता है। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना हुई। ठीक है। कर्ण वंश की क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी जब जो है 73 ईसा पूर्व में जो है वसुदेव ने कर दी थी। 73 ईसा पूर्व में जो है देवभूति की जो है हत्या किसने कर दी थी भाई, तो वासुदेव ने जो है कर दी थी। और मगध की गद्दी पर जो है कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। मगध गद्दी पर जो है, मगध की गद्दी पर क्या हुई थी, कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, देवभूति था। इसकी हत्या कब हुई थी, तो 73 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी, तो वासुदेव ने कर दी थी। मगध की गद्दी पर फिर क्या हुआ था, मगध पर किस राजवंश का शासन आ गया था, तो कर्ण वंश का शासन आ गया था। कर्ण वंश का शासन न्यू यहीं पर पड़ी थी। कब भैया, जब वासुदेव ने जो है किसकी हत्या कर दी थी, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी थी। कब कर दी थी, 73 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। कौन था भैया, सुशर्मा जो है कर्ण वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, सुशर्मा था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, राजधानी क्या थी इसकी, इसके शासक कौन थे। ठीक है। तो सिमुक ने क्या किया था भाई,
सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी। भाई 73 में जो है ये कर्ण वंश बना था। कर्ण वंश जो है 73 में बना था और जो है इसका जो है अंतिम शासक सुशर्मा था, उसकी हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने कर दी थी। कब कर दी थी? 60 ईसा पूर्व में कर दी थी, ठीक है। और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की थी किसने भैया? तो सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी 60 ईसा पूर्व में जो है सुशर्मा की हत्या करके, ठीक है। सातवाहन जो है आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान पैठव जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की, ठीक है। कहां पर भैया? गोदावरी नदी के किनारे स्थापित। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। कहां पर भाई? प्रतिष्ठान जो है वो भाई महाराष्ट्र के कहां पर है? छत्रपति जो संभाजी नगर जिला है उसमें है, ठीक है, प्रतिष्ठान, ठीक है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के जो है छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। कौन सा भैया? प्रतिष्ठान, ठीक है। ये प्रतिष्ठान था कहाँ भाई? तो प्रतिष्ठान यहाँ पर देख सकते हो, ये गोदावरी नदी गई हुई है। ये कौन सी नदी गई हुई है भाई? गोदावरी। और जो है ये कृष्णा नदी है। तो गोदावरी नदी जहां से निकल रही है वहीं के पास में ही जो है क्या है? पैठण है। क्या भाई? पैठण है, यानी कि प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ पर भाई? ये रहा प्रतिष्ठान, ठीक है। ये रहा हमारा प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी के पास में है, जो कि क्या है भाई? सातवाहन आंध्र वंश के शासकों ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? प्रतिष्ठान में ही बनाया था, ठीक है। प्रतिष्ठान कहाँ पर था? गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ पर भैया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? छत्रपति संभाजी नगर जिले में, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या किया था? सातवाहन जो आंध्र वंश के सातवाहन आंध्र वंश के शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ पर? प्रतिष्ठान में, ठीक है भाई। ये याद, आशा करता हूँ कि ये याद हो गई होंगी चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सातवाहन वंश दूसरी राजधानी सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के तट पर जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। इसे जो है धान्य कटकम या धरड़ी कोटा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान ही थी। अब भाई इस लाइन का मतलब देखो, सातवाहन वंश जो था इसकी दूसरी राजधानी अमरावती, देख सकते हो ये जहां पर गोदावरी और कृष्णा नदियां आ रही हैं वहीं उन्हीं दोनों के बीच में क्या थी भाई? अमरावती एक जगह थी। तो अमरावती कहाँ पर थी? ये आंध्र प्रदेश में थी, कृष्णा नदी के तट पर थी। कहाँ पर थी भैया? कृष्णा नदी के तट पर थी अमरावती। अमरावती कहाँ पर थी? कृष्णा नदी के तट पर। ये जो है सातवाहन वंश जो था उसकी जो है दूसरी राजधानी थी। दूसरी राजधानी सातवाहन वंश की क्या थी? अमरावती थी, जो कि कहाँ पर थी? कृष्णा नदी के तट पर थी। और कहाँ पर भैया? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, गुंटूर भाई गुंटूर में बोल दिया, तो गुंटूर जिले में जो है आंध्र प्रदेश के ये थे, ठीक है। इसे धान्य कटकम या धरड़ी कोटा के नाम से भी जाना जाता है। इसे धान्य जो अमरावती थी इसको धान्य कटकम या फिर किसके नाम से भाई? धरड़ी जो है कोटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे भाई? अमरावती को, ठीक है। लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी जो है ये पैठण थी, यही रही, ठीक है। मुख्य राजधानी यही रही, लेकिन दूसरी ये बनी थी, ठीक। और भाई ऐसी क्लासेज, ऐसी पीडीएफ पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भाई कोई दे दे माई का लाल तो बताना। कोई भी टीचर हो भाई, कोई भी टीचर इतनी बेहतरीन पीडीएफ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में लूसेंट की करवा रहा होगा तो बताना भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट लूसेंट की इतनी बेहतरीन क्लास आजकल देख रहे हो भाई। 4-6 डेमो लेकर आए हैं, मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने 4-6 डेमो लाया था। मतलब डेमो क्या, मतलब 2 क्लास में हिस्ट्री, 2 क्लास में ऐसे मतलब पॉलिटी, ऐसे ऐसे उन्होंने खत्म कर दिया। 8-10 क्लास में पूरी लूसेंट खत्म कर दी। उसके बाद आ गया उनका पेड बैच। भाई मैं भी सोच रहा हूँ सुदर्शन बैच लॉन्च कर दूँ, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ सुदर्शन बैच जो है लॉन्च कर दूँ, ठीक है, पेड रूप में, ठीक है। क्या कहते हो? यार क्या ही बताऊं, मतलब कोर्स बेचने के लिए आप बच्चों को लुभाओ, लुभा कर जो फ्री में 2-4 चीज़ ऐसे मुंह पर फेंक कर दे दो, फिर उसके बाद कहते हो हटाओ खत्म करो अब चलते हैं। फिर यूट्यूब पर जो है सिर्फ क्वेश्चन करवाओ। भाई क्वेश्चन क्यों भाई? थ्योरी क्यों नहीं करवाते हैं? थ्योरी करवाइए ना, फिर आपके धंधे ठप्प हो जाएंगे। आप थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी करवाएंगे तो आपके धंधे ठप्प हो जाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश के जो है प्रमुख शासक कौन कौन से थे? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक, ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो सिमुक था, सातकर्णी था, और गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी था। वशिष्ठ पुत्र और जो है पुलवामी तथा यज्ञ श्री सप्तकर्णी थे। कौन थे भैया? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? एक सेकंड में थोड़ा सा इसका जो है ये कर लो भाई, डिम कर लो ना।
ये भी नहीं सही है, 1 सेकंड रुक जाओ। ये तो भाई मिला दे रहा है अपने में। 1 सेकंड रुक जाओ थोड़ा-सा। ये सही होगा। ये भी मिल जाएगा। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा-सा ना कलर जो है इसका पॉइंटर का चेंज कर लूँ, जिससे थोड़ा-सा अच्छा लगे। हाँ भाई, ये सही है। ये जो है सही पड़ेगा। हुँ। सातवाहन वंश के जो है प्रमुख शासक कौन थे भाई? सिमुक था और कौन था? सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातकर्णी एक अलग था भाई और गौतमीपुत्र सातकर्णी अलग था। वशिष्ठी पुत्र थे और जो है पुलवामी थे तथा यज्ञश्री जो है सातकर्णी थे भाई। सातकर्णी 3 हुए थे सातवाहन में। सातवाहन में सातकर्णी 3 हुए थे। दूसरा शासक जो था वो जो है सातकर्णी था और तीसरा शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री जो है सातकर्णी, ठीक है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। जो ये सातकर्णी था, इसने 2 यज्ञ किए, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और किए थे, क्या किया था? 1 राजसूय यज्ञ जो है इसने किया था। किसने भाई? सातकर्णी ने, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और जो गुणाच्य थे। कौन थे भाई? हाल और गुणाच्य क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाल ने जो है गाथा सप्तशती और जो है गुणाच्य ने जो है बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। हाल ने क्या किया था भाई? गाथा सप्तशती जो है, सप्तशती जो है, और तथा गुणाच्य ने क्या किया था? बृहत कथा नामक जो है पुस्तक की रचना की थी। ये याद रख लेना भाई। हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी और गुणाच्य ने जो है बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। जो सातवाहन शासक थे, इन्हीं के समय में जो है प्रसिद्ध साहित्यकार 2 थे। कौन थे भाई? हाल थे और जो है गुणाच्य थे। कौन थे भैया? हाल थे, गुणाच्य थे, ठीक है। हाल ने क्या किया था? हाल ने जो गाथा सप्तशती जो नामक जो है पुस्तक लिखी थी और गुणाच्य ने जो भैया बृहत कथा नामक जो है पुस्तक लिखी थी। किसने भैया? गुणाच्य ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन के जो है वंश, राजवंश के जो है प्रमुख क्या है भाई? प्रशासन एवं प्रमुख पदाधिकारी। क्या है भाई? प्रशासन एवं प्रमुख पदाधिकारी जो है किस प्रकार से थे सातवाहन राजवंश में, ठीक है। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था। प्रशासन की सुविधा के लिए जो साम्राज्य था, इसको अनेक विभागों में भाई बांटा गया था। किसको भैया? साम्राज्य को। साम्राज्य को जो है अनेक विभागों में जो है बांटा गया था प्रशासन की सुविधा के लिए, जिन्हें क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। किसको भाई? जो बांटे हुए थे। क्या बांटे हुए थे? प्रशासन। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को जो अनेक भागों में बांटा गया था, उनको क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम यानी कि केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। एक केंद्रीय नगर होता था, ये मान लो केंद्रीय नगर, इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे कई गांव हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है किसके अंतर्गत आता था? ये जो है एक आहार के, प्रत्येक आहार के अंतर्गत आता था। मतलब ये प्रत्येक आहार जो थे, इनके अंदर कितने एरियाज आते थे? तो एक निगम आता था और जो है कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार में जो है, प्रत्येक आहार के अंतर्गत जो है निगम और जो है केंद्र नगर, निगम और केंद्र नगर तथा कई जो है गांव आते थे। क्या आते थे भैया? कई गांव जो है इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक आहार का शासन एक आमत्य के अधीन होता था, जो आमल्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था और उन्हें जो है राजमाल्य कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? राजमाल्य कहा जाता, राजा माल्य कहा जाता था। अब सुनो इसका सही से मतलब। प्रत्येक आहार यानी कि जो आहार था उसके अंतर्गत एक निगम होता था तथा कई गांव होते थे। उसी में से जो है प्रत्येक, जैसे ये मान लो एक आहार हो गया, आहार हो गया, ये दूसरा आहार हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठवा। तो इसमें से प्रत्येक का मतलब इसका, इसका भी सबका अलग अलग होता था। अलग अलग जो है प्रत्येक आहार का शासन जो है अलग अलग आमत्य के अधीन होता था। अलग अलग आमत्य के अधीन होता था। ये जिनके अधीन होता था उसको आमत्य कहा जाता था, ठीक है भाई। अब चीजें समझ में आई गई होंगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता था भाई? इनके अधीन होता था। जो आमल्य राजधानी में रहकर जो है सम्राट की सेवा करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? राजा माल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो आमल्य, आमत्य नहीं भाई, जो आमल्य, आमल्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे, उन्हें क्या कहते थे? राजा माल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता था भैया? उन्हें जो है राजा माल्य कहा जाता था। किन्हें भैया? जो राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा
कि सातवाहन वंश में, या फिर ऐसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि आमाल जो राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो राजा माल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता था? राजा माल्य कहा जाता था। और प्रत्येक आहार में शासन किसके अधीन होता था? ये पूछ लेगा कि आहार जो होता था, आहार जो है उसमें क्या आता था, उसके अंतर्गत क्या आता था? तो उसके अंतर्गत एक निगम आता था तथा कई गांव आते थे, ठीक है। और जो प्रशासनिक इकाई थी उसको जिन भागों में बांटा गया था सातवाहन राजवंश में, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको आहार कहा जाता था, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रत्येक आहार का शासन जो है किसके अधीन होता था? तो एक आमत्त के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? आमत्त के अधीन होता था, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका अध्यक्ष कौन होता था? ग्रामिक होता था। जिसका अध्यक्ष कौन होता था भैया? ग्रामिक होता था। यानी कि जो आहार था उसके नीचे क्या होते थे भैया? उसके नीचे जो, एक सेकंड, जो आहार था, आहार के नीचे जो है ग्राम होते थे। आहार के नीचे क्या होता था भाई? ग्राम होता था। ये रहा हमारा आहार। आहार से नीचे जो है, जैसे आहार काफी बड़े स्तर पर होता था ना, ये रहा आहार, ठीक है। आहार के नीचे जो है ग्राम होता था, ये ग्राम होता था, ठीक है। ग्राम का अध्यक्ष जो होता था, ये ग्राम का अध्यक्ष क्या कहलाता था भैया? या क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता। ग्राम का अध्यक्ष जो है क्या कहलाता था? अध्यक्ष जो है भैया क्या कहलाता था? अध्यक्ष। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है भैया। अध्यक्ष क्या कहलाता था? अध्यक्ष जो है ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था भैया? अध्यक्ष जो है इसका ग्रामिक कहलाता है। जैसे ये हो गया हमारा आमत्य, आमत्य के अधीन, सॉरी, आहार हो गया। आहार के नीचे जो होता था वो ग्राम होता था। ये चीजें ऊपर कही गई हैं, वही चीजें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। परिवार को मुखिया को, जो परिवार होता है उसके मुखिया को जो है गहपति कहते थे। क्या कहते थे? परिवार के मुखिया को जो है गहपति कहलाता था। परिवार का मुखिया जो है सातवाहन वंश में क्या कहलाता था? गहपति कहलाता था, ठीक है। और नगरों का शासन जो है निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। जो नगर होते थे इनका शासन जो है किसके द्वारा चलाया जाता था भैया? तो जो है निगम सभा के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? निगम सभा के द्वारा जो है नगरों का शासन चलाया जाता था, ठीक है। पदाधिकारियों के नाम और उनसे संबंधित जो है भैया कौन कौन से कार्य होते थे? तो भंडागारिक, भांडागारिक जो होता था इसके अध्यक्ष, इसका कार्य क्या होता था? ये जो है कोषाध्यक्ष होता था। ये क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। रज्जुक जो होता था ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। रज्जुक जो है भैया ये क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और जो परि परिणय सॉरी परिणय धरक होता था, परिधरक होता था, ये क्या होता था? नगरों में जल पूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था। क्या होता था? नगरों में जो है जल पूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी कौन होता था? पनीय धरक होता था। क्या होता था? पनीय धरक जो होता था ये नगरों में जल पूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था। पनीय धरक क्या होता था भैया? नगरों में जल पूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था। रज्जुक क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। भांडा भांडागारिक क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। भांडागारिक क्या होता था? कोषाध्यक्ष। रज्जुक क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। पनिधरक क्या होता था? ये जो है नगरों में जलपूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था। और जो कर्मांतिक क्या होता था? ये भवनों के निर्माण की देख रेख करने वाला होता था। भवनों के निर्माण की देख रेख करने वाला क्या होता था भैया? ये जो है कर्मांतिक कहलाता था। क्या कहलाता था? कर्मांतिक जो है कौन कहलाता था? भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला कर्मांतिक कहलाता था, ठीक है। निगम एवं जो है निगम सभा और जो है प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार से होता था। ये सभी आप सभी लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीजें आप सभी लोग को समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको आप सभी लोग याद कर लेंगे। पदों अधिकारियों के नाम जो है ये जरूर से याद कर लेंगे, और ये प्रशासनिक व्यवस्था जरूर से याद कर लेंगे। ये कूट कूट के एग्जाम्स में भाई पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन जो राजवंश है इसके बारे में जो सैन्य व्यवस्था और जो मुद्राएं जो थी वह किस प्रकार से थी, ये सारी की सारी चीजें चलिए हम लोग देखते हैं। तो मुद्रा एवं प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम जो है गौमिल्क को सौंपा। किसको सौंपा भैया? गौमिल्क को सौंपा था प्रशासनिक काम। प्रशासन का काम किसको सौंपा था? मुखिया भाई ग्रामिक होता था, लेकिन जो प्रशासन का काम था वो किसको सौंपा था सातवाहन शासकों ने? तो गौलमिक को सौंपा था। किसको सौंपा था? गौलमिक को जो है क्या सौंपा था भैया? प्रशासन का काम सौंपा था। गौलमिक ये जो है सैनिक जो है टुकड़ी का प्रधान होता था। किसका होता था भैया? सैनिक टुकड़ी का ये जो है प्रधान होता था गौलमिक। गौलमिक क्या होता था? सैनिक टुकड़ी का जो है प्रधान होता था गौलमिक, ठीक है।
यह जो है 9 रथ इसके पास होते थे, 9 हाथी होता था, 25 घोड़े तथा 25 पैदल सैनिक। 25 क्या होता था इसके पास, पैदल जो है भाई सैनिक भी होते थे इसके पास, 25 पैदल सैनिक, ठीक है। इसके पास 25 पैदल सैनिक, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 9 रथ, 9 रथ, 9 रथ, 9 हाथी और जो है 25 घोड़े और जो है 45 पैदल सैनिक होते थे किसके पास भैया, गोलमिक के पास। गोलमिक जो होता था ये क्या होता था, सातवाहन शासकों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों का जो है प्रशासन का काम जो है किसको सौंपा था, इन्होंने जो है सातवाहन शासकों ने, तो गोलमिक को जो है सौंपा था। वही जो है इसके पास जो है 9 रथ होता था, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, 45 पैदल सैनिक होते थे और जो है गोलमिल के पास जो है वो जो है सैनिक टुकड़ी का क्या होता था भैया, ये प्रधान होता था। प्रावधान कहने में जा रहा था, प्रधान होता है, ठीक है भाई। सातवाहन ने जो है चांदी, तांबे, शीशा सर्वाधिक, शीशे का जो है इसने सर्वाधिक जो है मुद्राएं प्रचलित की थी और जो है भैया क्या, पोटीन और जो है कांसे की मुद्राओं, पोटीन और जो कांसे की मुद्राएं हैं इनका भी जो है प्रचलन किया था किसने भैया, सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने सबसे ज्यादा चांदी, सबसे ज्यादा शीशे का, चांदी, फिर जो है तांबे और जो है पोटीन और जो है कांसे के जो है सिक्कों की जो है मुद्राओं का जो है इन्होंने प्रचलन किया था। ये इतने सिक्के इनके जो है प्रमुख थे, ठीक है। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जो है जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन जो सिक्के अपना बनाते थे उसमें जो है उनको ढालने के लिए जिन शीशों का वो प्रयोग करते थे भाई, वो जो है कहाँ से मंगाए जाते थे, तो वह जो है भाई रोम से मंगाए जाते थे। कहाँ से, रोम से जो है ये मंगाए जाते थे। प्रतिष्ठित रोमन जो है माल की प्रमुख मंडी थी, ठीक है। प्रतिष्ठान जो है प्रतिष्ठान जो है रोमन माल की जो है प्रमुख मंडी थी। प्रतिष्ठान जो है भाई रोमन माल की जो है प्रमुख मंडी थी। रोमन माल की प्रमुख मंडी कौन सी थी भैया, तो वह जो है प्रतिष्ठान थी। एक सेकंड भाई, ये ओके हो गया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुड़ गया था वहां पर। प्रतिष्ठान क्या थे भैया, रोमन माल की जो है प्रमुख मंडी थी, ठीक है। सातवाहन जो है अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे जो है रोम कहा जाता था, रोम क्या कहा जाता था, ठीक है। और प्रतिष्ठान जो है रोमन माल की यानी कि शीशे वगैरह की जो है क्या कहा जाता था, प्रमुख मंडी थी प्रतिष्ठान, इसीलिए उसको उन्होंने पहले राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान को, फिर जो है आगे चलकर दूसरी इनकी राजधानी बनी थी एक, ठीक है। लेकिन प्रतिष्ठान ही मुख्य रही थी, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन जो है शासकों ने सर्वप्रथम किया था। मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसका सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किन्होंने किया था, इन्होंने ये किया था, किन्होंने भाई, तो सातवाहन शासकों ने ही किया था। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था। ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान था वह देने की परंपरा का आरंभ जो है किसने किया था, तो सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम जो है इनको भूमि जो है दान में देना प्रारंभ किया था। किनको भैया, तो जो है ब्राह्मणों को जो है सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रचलन जो है सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। भूमि दान का सर्वप्राचीन उल्लेख पूरा लेखीय जो है प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। भाई भूमि दान के बारे में जो है सबसे ज्यादा जो है पूरा लेख जो है लेखनी प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है भाई, तो वह जो है सातवाहनों के जो है नाना घाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें जो है अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में इन्होंने क्या किया था, एक गांव जो है पूरा का पूरा दे दिया था, किसको भाई, ब्राह्मण को, ठीक है। यह जो है इसका उल्लेख जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, नाना घाट अभिलेख में। भूमि दान के बारे में सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण जो है शताब्दी ईसा पूर्व के जो है सातवाहन के जो है नाना घाट अभिलेख में देखने को मिलता है। मतलब ये चीज और कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, किसी भी सर्वप्रथम यहीं पर नाना घाट अभिलेख में ही देखने को मिलती है, जिसमें जो है यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था सातवाहन शासकों ने, जिसमें जो है इन्होंने क्या किया था, एक गांव को पूर्णतः जो है दान में दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन राजवंश के बारे में, जो समाज, भाषा एवं महत्वपूर्ण स्थापत्य था वो किस प्रकार से था, ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो है प्राकृत एवं जो है लिपि क्या थी भैया, ब्रह्म थी। क्या थी भैया, लिपि जो है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी भैया, प्राकृत थी। और क्या थी भैया, लिपि जो है वह ब्रह्म थी। लिपि क्या थी इनकी, ब्रह्म थी। और जो राजकीय भाषा इनकी थी सातवाहनों की वो प्राकृत थी, ठीक है। सातवाहनों में हमें जो है मात्र सत्तात्मक ढांचे का जो है आभास मिलता है।
उनके राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की क्या थे भैया, प्रथा थी। जैसे जो है गौतमी पुत्र और जो है वशिष्ठी पुत्र, ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे गौतमी पुत्र ये था, गौतमी पुत्र वो जा था, सप्तकर्णी, गौतमी पुत्र जो है सप्तकर्णी, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो है भैया देखने को मिलता है, ठीक है। यह जो है देखने को मिलता है कि मातृसत्तात्मक था। क्या था भैया, मातृसत्तात्मक था, यानी कि माता जो है सत्ता में जो है उसका हस्तक्षेप देखने को मिलता है माताओं का, ठीक है। ये आप सभी लोग पूरा का पूरा देख सकते हो। जैसे गौतम पुत्र और जो है वशिष्ठ पुत्र, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप सभी लोग को बता दी। लेकिन सातवाहन राजकुल जो है पितृसत्तात्मक था, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। लेकिन सातवाहन का जो राजकुल था, राजकुल अलग चीज होती है भाई, और जो है ढांचे का आभास जो है वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो जो राजकुल था वो पितृसत्तात्मक था, क्योंकि जो राज सिंहासन था उस पर जो है उत्तराधिकारी जो है उनका क्या होता था, पुत्र ही होता था, ठीक है। क्या होता था भैया, पुत्र ही इनका उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्त्रियों में पर्दा जो प्रथा थी वो अपरिचित थी। स्त्रियां जो है पर्दा प्रथा से क्या थे भैया, अपरिचित थी, यानी कि पर्दा प्रथा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती स्त्रियों में। दो बार लिख दिया भाई। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी थी। तो कार्ले का चैत्य, कार्ले का जो चैत्य है भाई, इनकी जो है स्थापत्य कृतियों में से एक है। और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती जो है कला का विकास जो है सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों में से एक है भाई, ठीक है। क्या है, इनकी स्थापत्य कृतियों में से ये जो है माने जाते हैं। कौन सा भाई, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, कार्ले का चैत्य, ये आप सभी लोग देख सकते हो। कार्ले का चैत्य सातवाहन स्थापत्य कला का है, ठीक है भाई। सातवाहन स्थापत्य कला का कार्ले का चैत्य देखने को मिलता है, ठीक है। और एलोरा की गुफाओं का निर्माण और जो है अमरावती कला का विकास भी देखने को मिलता है। सातवाहन जो है महत्वपूर्ण ये स्थापत्य कला थे, ठीक है। सप्तकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सप्तकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो थे वो दक्षिणापथ के क्या कहलाते थे भैया, स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के क्या कहे जाते थे ये भैया, स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के क्या कहे जाते थे, स्वामी कहे जाते थे। इनका व्यापार किस प्रकार से था वो चलिए हम लोग देखते हैं। सातवाहन राजवंश, इनका व्यापार एवं जो है धान्य कटक की प्रसिद्धि वो किस प्रकार से थी। तो जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित जो है धरड़ीकोट नामक स्थान, धरड़ीकोट नामक स्थान जो था भैया, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित जो है धरड़ीकोट नामक स्थान जो था, इसमें क्या हुआ था, सातवाहन युग में जो है धान्य कटक नाम से विख्यात था। इस नगर में प्रसिद्धि का कारण क्या था भाई, महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी का होना। महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी कहां पर थी भैया, धान्य कटक थी, जो कि सातवाहन युग में जो है धान्य कटक नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन जो है ये आंध्र प्रदेश में अभी के टाइम में गुंटूर जिले में स्थित है, जिसको जो है धरड़ीकोट के नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना जाता है भाई, धरड़ीकोट के नाम से जाना जाता है। धान्य कटक के नाम से उस टाइम था भाई, इसलिए यह क्यों प्रसिद्ध थी, यहाँ पर जो है मंडी थी। क्या थी भैया, यहाँ पर मंडी देखने को मिलती है, व्यापारिक मंडी, ठीक है। व्यापारिक मंडी यहाँ पर प्रसिद्धि का कारण क्या था, इसका व्यापारिक मंडी था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित जो धरड़ीकोट नामक स्थान है, उसमें सातवाहन युग में जो है धान्य कटक नाम से विख्यात था। इस नगर की जो है प्रसिद्धि का कारण क्या था भैया, महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था, ठीक है। इस सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की जो है सबसे बड़ी मंडी थी। यह जो है सातवाहन साम्राज्य की क्या थी भैया, पूर्वी भाग की जो है सबसे बड़ी मंडी थी। क्या थी भैया, पूर्वी भाग की जो है सबसे बड़ी मंडी थी। ये आप सभी लोग देख सकते हो। धरड़ीकोट जो ये वाला एरिया था, क्या बोलते हैं, कौन सी नदी थी भाई, गोदावरी नदी वगैरह जो आई थी, वहां पर जो यहाँ पर अमरावती वाला एरिया था, वहीं पर जो है ये मंडी देखने को मिलता है, ठीक है। ये मंडी वहीं पर देखने को मिलता है, सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से जो है उत्तर तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। यहाँ से जो है उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, ठीक है, उस टाइम सातवाहन शासक के टाइम पे, ठीक है। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहां के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूप एवं बौद्ध स्मारकों का निर्माण जो है करवाया था। महासंघिकों के अधीन जो है एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था ये, ठीक है।
वहाँ जो संघिक थे उनके जो है अधीन जो है यह क्या हुआ था, एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में क्या हुआ था भैया, समृद्ध हुआ। क्योंकि वहाँ के जो है समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य जो है बौद्ध स्मारकों का क्या करवाया था भाई, निर्माण करवाया था। वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो शासक थे, इन्होंने इसका करवाया था निर्माण। ठीक है भाई। सातवाहन राज्य ने जो है उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया था। ये हमारा रहा उत्तर भारत, ये रहा दक्षिण भारत, और इसके बीच में ये रहे सातवाहन। सातवाहन यहीं पर टहल रहे थे भाई, ये सातवाहन यहीं पर टहल रहे थे। इन्होंने क्या किया था भाई कि इन्होंने जो है एक सेतु के रूप में कार्य किया, ना उत्तर वाले दक्षिण में, ना दक्षिण वाले उत्तर में। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चेदी राजवंश, चेदी राजवंश। ठीक है, क्या देखते हैं भाई, चेदी राजवंश। चेदी राजवंश में जो है खारवेल एवं गुफा निर्माण, खारवेल एवं गुफा निर्माण जो है वह किस प्रकार से था। तो अशोक की मृत्यु के उपरांत, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में जो है चेदी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, कलिंग में जो है चेदी राजवंश का उदय हुआ था अशोक की मृत्यु के उपरांत। अशोक की मृत्यु के उपरांत जो है संभवतः प्रथम शताब्दी में जो है क्या हुआ था भाई, तो जो है कलिंग में जो है चेदी राजवंश का जो है उदय हुआ था। कलिंग में चेदी राजवंश का उदय जो है अशोक की मृत्यु के उपरांत हुआ था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें जो है कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पर भैया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। खारवेल जो है इस वंश का एक प्रतापी राजा था। क्या था भैया, खारवेल जो है इस वंश का, चेदी वंश का क्या था भैया, एक प्रतापी राजा था। क्या था भाई, एक प्रतापी राजा कौन था, खारवेल था। ठीक है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो है वह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन भैया, खारवेल। खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने उदयगिरी में जो है, उसने क्या किया था, उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में जो है 16 गुफाएं बनवाई थी। उदयगिरी में जो है इसने क्या बनवाया था भाई, 19 तथा जो है खंडगिरी में जो है 16 गुफाएं बनवाई थी। किसने भैया, खारवेल ने। खारवेल जो है किसका था, जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसने उदयगिरी में जो भाई 16 और जो है खंडगिरी में जो है, सॉरी उदयगिरी में जो है 19 और खंडगिरी में जो है 16 गुफाएं निर्माण करवाई थी। 16 गुफाएं जो है इसने बनवाई थी। ठीक है, उदयगिरी की जो है प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो रानी गुम्फा, और क्या था भैया, मंचपुरी गणेश गुम्फा, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा, और जो है व्याघ्र गुम्फा। ठीक है, क्या था भैया, व्याघ्र गुम्फा, उदयगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, उदयगिरी में यही हाथी गुम्फा अभिलेख, यही जो था, ये जो क्या था भाई, ये जो है उदयगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। ठीक है, खंडगिरी में जो है इसने 16 करवाया था, उदयगिरी में जो है इसने क्या करवाया था, 19 जो है करवाया था। ठीक है, खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं, खंडगिरी की अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो नौमुनि गुफा, नौमुनि गुफा, देवसभा, और क्या था, अनंत गुफा। अनंत गुफा का भी निर्माण भाई इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे रानी गुम्फा का जो क्या है भाई, गुफा है, रानी गुम्फा गुफा, इसका जो निर्माण किसने करवाया था, तो खारवेल ने करवाया था। मंचपुरी का किसने करवाया था, खारवेल ने करवाया था। और जो है गणेश गुम्फा का किसने करवाया था, खारवेल ने। हाथी गुम्फा का किसने करवाया था, खारवेल ने। व्याघ्र गुम्फा का जो है किसने करवाया था, खारवेल ने करवाया था। ये कहाँ पर है भाई, उदयगिरी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उदयगिरी की जो है प्रमुख गुफाएं हैं। ठीक है, खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है, नौमुनि गुम्फा है, देवसभा है, अनंत गुम्फा है। ये जो है खंडगिरी की प्रमुख गुफाएं हैं। ठीक है, उदयगिरी जो है रानी गुम्फा सबसे बड़ा है, और यह जो है दुतल्ली है। क्या भैया, दुतल्ली, यानी कि 2 तल में ये जो है बना हुआ है, पहला तल, दूसरा तल। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये बना हुआ है। कौन सा भाई, रानी गुम्फा जो है, रानी गुम्फा क्या भाई, ये सबसे बड़ा जो है क्या देखने को मिलता है हमें, यह सबसे बड़ा जो है देखने को मिलता है। रानी गुम्फा जो क्या था, गुफा थी उदयगिरी की, वो जो है सबसे बड़ी जो है गुफा मानी जाती है, रानी गुम्फा। ठीक है, ये क्या भैया, सबसे बड़ी गुफा, सबसे बड़ी बड़ी जो है गुफा थी। ये सबसे बड़ी क्या थी भैया, ये जो है सबसे बड़ी गुफा थी। ठीक है, कौन सी भैया, रानी गुम्फा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक बार इसको पहले जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोबारा, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं जिनको आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग में जो है चेदी राजवंश का उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलती है,
जो कहाँ पर है भैया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। खारवेल जो है चेरी वंश का जो कलिंग था उसका क्या था भैया, एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इसने उदयगिरी में 19 और जो है खंडगिरी में जो है भाई 16 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उदयगिरी में जो है रानी गुम्फा विलेख, रानी गुम्फा जो है गुफाएं, मंचपुरी गुफाएं, गणेश गुफा और जो है हाथी गुम्फा और जो है व्याघ्र गुफाएं, ये जो है गुम्फा जो है ये देखने को मिलता है। और खंडगिरी में भाई नौ मुनि गुफा, देवसभा और क्या आनंद गुफा जो है ये खंडगिरी में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत में यमन राज्य, भारत में क्या देखने को मिलता है, यमन राज्य विदेशी आक्रमण तथा बैक्टीरिया का विद्रोह। भारत पर जो है आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का जो है क्रम, ये सभी आप सभी लोग याद कर लेना। ये क्रम पूछता है भाई, हिंद यूनानी पहले, फिर शक, फिर पहलो और जो है फिर कुषाण। सबसे पहले हिंदी यूनानी, फिर शक आए, फिर पहलो आए, फिर जो है कौन आए भैया, कुषाण। कुषाण जो है सबसे लास्ट में आए थे। ये जो है विदेशी आक्रमणकारी थे। ठीक है, यमन राज्य के, ठीक है, भारत के यमन राज्य विदेशी आक्रमणकारियों तथा बैक्टीरिया का जो है विद्रोह। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जो पहले हिंद यूनानी थे, फिर शक थे, फिर जो है पहलो थे और जो है लास्ट में कुषाण थे। हिंद यूनानी शक पहलो कुषाण, हिंद यूनानी शक पहलो कुषाण, ये इस प्रकार से याद कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने जो है अक्षुण्य बनाए रखा। क्या बनाए रखा भैया, अक्षुण्य जो है बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसने जो है अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। क्या हुआ भाई, मतलब अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए थे जब अंटियोकस द्वितीय आया था। अंटियोकस जो है द्वितीय जब आया तो उसके समय में क्या होगा भाई, बहुत सारे विद्रोह हुए। इसके फलस्वरूप क्या होगा, ये कई छोटे 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 भागों में जो है बढ़ गया था। कई छोटे छोटे जो है स्वतंत्र प्रांतों में जो है यह बढ़ गया था। ठीक है, कई स्वतंत्र प्रांतों में जो है भाई यह बढ़ गया था। कौन सा, तो जो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य था वो। ठीक है, ये कब तक जो है अक्षुण्य बना, मतलब कि इसमें कटाव छटाव फटाव नहीं हुआ, मतलब कि स्वतंत्र एक भी नहीं हुआ। तो अंटियोकस प्रथम के समय तक, अंटियोकस प्रथम के समय तक क्या हुआ था भाई, ये जो है अछूण्य बना रहा था। अछूण्य बना रहा, हम मतलब इसमें जो है किसी प्रकार से कोई भेद नहीं हो पाया। ठीक है, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, डायोटोट्स प्रथम ने किया था। डियोटोट्स प्रथम ने किया था। ठीक है, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोटोट्स प्रथम ने किया था। किसने किया था भैया, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोट्स प्रथम ने किया था। और जो है बैक्टीरिया पर डियोटोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने जो है क्रमशः शासन किया। किन्होंने भैया, डियोटोट्स द्वितीय और जो है यूथिडेम्स और जो है डेमिस्ट्रियम और जो है मिनांडर। ये जो मिनांडर जरूर से याद करना भाई, बैक्टीरिया का जो है ये शासक था। और जो है यूक्रेटाइड्स और जो है एंटी अल्कीड्स तथा जो कौन था भैया, हर्मिक्स था भाई। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन ये किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स में जो है ये भैया पूछे गए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये याद जरूर से कर लेना कि बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भैया, तो डियोटोट्स प्रथम ने किया था। किसने किया था, डियोटोट्स प्रथम ने जो है बैक्टीरिया के जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और जो है इसमें मिनांडर जो था ये बैक्टीरिया का शासक था। मिनांडर जो है काफी ज्यादा फेमस नाम है। ये कौन था भैया, ये मिनांडर का जो है शासक था। ठीक है, शासन किया था इसने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया होगा ना, मिनांडर और जो है नागसेन का संवाद वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया, ये काफी, मैंने कहा था मिनांडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिनांडर का दिया गया होगा। ठीक है, डिमिट्रियस और मिनांडर भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था भाई, बैक्टीरिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। किसने किया था, डिमिट्रियस ने किया। इसने जो है 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। कब किया भैया, 190 ईसा पूर्व में जो है इसने भारत पर आक्रमण किया। कब भैया, 190 ईसा पूर्व में। कब किया था भैया, 190 ईसा पूर्व में जो है इसने भारत पर जो है आक्रमण किया था। एक सेकंड भाई, पेन क्यों नहीं काम कर रहा भाई,
एक सीन रुक जाओ यार, वो क्या रहा है ये। हम्म इसने जो है 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, किसने भैया? तो जो है डिमिट्रियस ने, किसने किया था? डिमिट्रियस ने जो है भैया, कब किया था भैया? तो 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के जो है बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, किसने भैया? डिमिट्रियस ने। डिमिट्रियस ने जो है पंजाब, अफगानिस्तान एवं सिंध के जो बहुत बड़ा भाग वाला एरिया जो हमारा था उस पर क्या कर लिया था भैया? अधिकार कर लिया था, किसने? डिमिट्रियस ने। ठीक है, ये जो सबसे पहला जो है आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया का शासक था। ठीक है, इसके इसने जो है सॉरी इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है साकल को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाई। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। बैक्टीरियाई यूनानी या फिर हिंद यूनानी ही किसको कहा गया भैया? डिमेट्रियस को कहा गया। डिमेट्रियस को जो है हिंद यूनानी कहा गया या फिर क्या कहा गया? बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? साकल में बनाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था भैया? साकल में बनाया था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो है मिनांडर हुआ। कौन हुआ भैया? मिनांडर जो है भैया सबसे अधिक विख्यात हुआ था। ये 165 से 145 ईसा पूर्व तक जो है था। ठीक है, इसकी राजधानी साकल, आधुनिक जो है सियालकोट, आधुनिक जो सियालकोट है इसकी राजधानी वही हुआ करती थी, आधुनिक सियालकोट। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या था भैया? इस शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी यही था। ठीक है, शिक्षा का जो क्या था भैया? ये प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी साकल क्या थी भैया? शिक्षा का प्रमुख केंद्र से साकल क्या भाई? अभी का जो है आधुनिक का क्या भाई? सियालकोट ही साकल हुआ करता था। अभी का सियालकोट जो है उस टाइम में क्या हुआ करता था? साकल हुआ करता था। ठीक है, मिनांडर को याद कर लेना, ये 165 से 145 तक रहा। ठीक है, मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध की दीक्षा ली थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मिनांडर जो था इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी भाई? नागार्जुन यानी कि नागसेन से ली थी। किससे ली थी? नागसेन से जो है इसने बौद्ध धर्म की क्या ली थी? दीक्षा ली थी। किसने? मिनांडर ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो नागार्जुन से ली थी। किससे ली थी भैया? नागार्जुन से जो है ली थी। ठीक है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका जो है नाम क्या है? मिलिंद पन्हों, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या फिर जो है मिलिंद प्रश्न। ठीक है, अर्थात इसका क्या होता है? इसका अर्थ क्या है भाई? मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न कहा गया। यानी कि जो मिनांडर ने किससे पूछा था भैया? नागसेन से जो है जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चन दिए थे और जो है इन्होंने जो है इसका जो भी उत्तर दिया था वो जो है भाई किन्होंने? नागसेन ने जो उत्तर दिया, मिनांडर ने जो प्रश्न पूछे वो मिलिंद पन्हों में जो है लिखे गए हुए हैं या फिर संग्रहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिक्के एवं जो है हेलेनिस्टिक आर्ट। सिक्के एवं जो है भैया क्या है? हेलेनिस्टिक आर्ट कौन कौन से थे? तो हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी भारत के जो है पहले शासक हुए थे, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब हिंद यूनानी जो राजा थे उन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए कि पहली बार ऐसा सिक्का लगा कि मतलब कहा जा सकता था कि ये इस राजा ने बनवाया, ये इस राजा ने बनवाया। मतलब जैसे मैं मोहित एक प्रकार से राजा हूं, मान लो मैं हूं नहीं भाई, मान लो कि मैं राजा हूं तो मेरे द्वारा ये सिक्का चला गया। वो उस टाइम पता चल जा रहा था कि हाँ ये इसके द्वारा चलाया गया। नहीं तो भाई ऐसे सिक्के बन रहे थे कि पता नहीं चल रहे थे। ठीक है भाई, ऐसे सिक्के बन रहे थे कि पता नहीं चल रहे थे। ठीक है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे भैया? हिंद यूनानियों ने किए थे। किसने किए थे भैया? हिंद यूनानियों ने जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की प्राचीन कला, जिसे जो है हेलेनिस्टिक आर्ट है, भारत में जो है गंधार कला का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट जो है भैया भारत में गांधार कला का उत्तम उदाहरण जो है पश्चिमोत्तर जो प्रांत था, सीमा प्रांत था, उसमें यूनान की प्राचीन जो कला चलाई थी उसमें जो है हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसमें जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां वगैरह आप सभी लोग देखते हो, गांधार कला जो कि कहा जाता है, वो हेलेनिस्टिक
क्या था भैया, आर्ट का जो है प्रभाव है, ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट का ये प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट किसके द्वारा, हिंद यूनानियों के द्वारा, ये याद रखना है। और हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो राजा जारी कर रहे थे उससे पता चला था कि ये इस राजा के सिक्के हैं, वो किसके टाइम में हुआ था, तो हिंद यूनानियों के समय में हुआ था, ठीक है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। भाई पर्दे का प्रचलन जो है यूनानियों ने चालू किया था, और इन्होंने क्या किया था भाई, कि जो है, एक सेकंड, नाट्य कला का भी विकास इन्होंने ही किया था। क्या किया था, नाट्य कला का विकास किया था। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए जो है वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यवनिका के नाम से जो है यह प्रसिद्ध हुआ था। किसके नाम से भैया, यवनिका के नाम से जो है यह प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि यह जो है भाई यवनों की यूनानियों की जो है देन थी, इसलिए जो है इसको क्या कहा गया था, यवनिका कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शक के बारे में। भाई ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन भाई बेहतरीन हो रही है, मतलब बेहतरीन इसमें करने का प्रयास किया गया, आप सभी लोग को बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कर सकूं मैं, ठीक है। यूनानियों के बाद शक है, यूनानियों के बाद कौन आया भैया, शक है, ठीक है। विस्तार एवं विक्रक संवत का आरंभ यहीं पर हुआ था। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की क्या थी भैया, 5 शाखाएं थी, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। क्या थी भैया, अलग अलग भागों में यह जो है राजधानी देखने को मिलती है, पाकिस्तान सॉरी अब भारत और जो है अफगानिस्तान में, ठीक है। पहली शाखा जो थी, स्थान कहाँ था, अफगानिस्तान था। स्थान कहाँ था भैया, अफगानिस्तान था, ठीक है। दूसरी शाखा पंजाब जो है, राजधानी इसकी कहाँ थी भैया, तक्षशिला में थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तक्षशिला में। तीसरी जो है भैया मथुरा में थी। तीसरी कहाँ पर थी भैया, यह जो है मथुरा में थी, ठीक है। चौथी जो है पश्चिमी भारत में थी। चौथी कहाँ पर देखने को मिलती भैया, तो ये जो है पश्चिमी भारत में। पांचवी जो है ऊपरी दक्कन में। पांचवी कहाँ पर भैया, ऊपरी दक्कन में देखने को मिलती है, ठीक है। पहली जो है यहाँ पर देख सकते हो अफगानिस्तान में। दूसरी जो है भैया कहाँ पर देखने को मिलती है, पंजाब। राजधानी जो है इसकी तक्षशिला थी, पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। और तीसरी कहाँ पर देखने को मिलती है भैया, मथुरा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलती है। चौथी जो है भैया पश्चिमी भारत में, यहाँ गुजरात वगैरह वाले साइड में देखने को मिलता है। और जो पांचवी थी वो जो भैया ऊपरी दक्कन में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। प्रथम शक राजा जो है माओ था। कौन था भैया, शक राजा प्रथम जो है माओ था। शक जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मतलब ये भारत वाला जो नक्शा और इसको बढ़ा दोगे तो यहाँ वाला जो एरिया था मध्य एशिया, ये वाला एरिया, यहाँ के जो है शक निवासी थे। शक यहीं के जो है मूलतः निवासी थे, और चारागाह की खोज में ये आए थे भारत में। ये यहाँ सब जो है चारागाह की खोज में आए थे। ये यहाँ सब इन एरियाज में जो है चारागाह की खोज में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में जो है एक स्थानीय राजा ने शकों को जो है पराजित करके बाहर खदेड़ दिया, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। इसने क्या किया था, विक्रमादित्य की फिर उपाधि धारण की थी, जिसने जो है 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन में जो है एक स्थानीय राजा था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का जो है क्या था, स्थानीय राजा था, जिसने शकों को पराजित करके क्या कर दिया था भैया, बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है। बाहर खदेड़ दिया, और जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में जो है नया संवत, जिसको विक्रम संवत के नाम से जो है प्रारंभ हुआ था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो है नया जो है संवत क्या हुआ था भैया, प्रारंभ हुआ था, जिसको जो है विक्रम संवत के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका प्रारंभ जो है शकों के विजय पर हुआ था। कब भैया, 58 ईसा पूर्व में। भाई ये याद रखने वाला फैक्चुअल चीज, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि विक्रम संवत जो है किसको हराने के बाद जो है ये प्रारंभ हुआ था, या किसके विजय पर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एक नया संवत विक्रम संवत का जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। उसी टाइम क्या हुआ भाई, विक्रमादित्य जो था वो क्या है, एक लोकप्रिय जो है उपाधि बन गया। विक्रमादित्य क्या बन गया, एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारत में 14 तक पहुंच गई। विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण करने वाले लोग जो है 14 बन गई, ठीक है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक जो है क्या हुआ था, विख्यात हुआ था। विक्रमादित्य जो है सबसे ज्यादा जो है विख्यात विक्रमादित्य कौन था भैया, तो वह जो है गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि गुप्त सम्राट था। क्या था भैया, ये जो है गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो है सबसे ज्यादा विक्रमादित्य के नाम से जो है फेमस हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शक राजवंश में जो है रुद्रदामन प्रथम और जो है गिरनार अभिलेख के बारे में, ठीक है। गिरनार अभिलेख क्या है, और जो है रुद्रदामन प्रथम के बारे में।
शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने जो है सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में जो पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा थी, उसने क्या किया था, सबसे लंबे समय तक जो है प्रभुत्व अपना जो है स्थापित किया था। क्या किया था, प्रभुत्व स्थापित करके रखा था, ठीक है, जो कि पश्चिम भारत वाले एरियाज में थी। ये आप सभी लोग देख सकते हो मैप में जो चीजें दिखाई हुई ना, ये पश्चिम भारत। पांचवी शाखा जो है पश्चिम में, चौथी और पांचवी वाली एरियाज जो ये थी, ये जो है सबसे आखिरी तक जो है थी, मतलब सबसे लंबे समय तक ये थी अपना जो है शासन करने वाली। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। यह जो शाखा थी ये भैया, गुजरात में चल रही जो समुद्री व्यापार थी, इससे जो है यह शाखा जो है काफी लाभान्वित हुई थी और काफी लाभान्वित होने के कारण इसने क्या किया था, चांदी के सिक्के जारी किए थे। भारी संख्या में जो है इसने क्या किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये बता रहा हूँ गुजरात वाले एरियाज में थे, वहां से काफी ज्यादा जो है क्या हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक, शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वह कौन था भैया, रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन जो है 130 से 150 ईस्वी जो है गुजरात के बड़े भाग पर था। गुजरात के बड़े भाग पर जो है 130 से 150 ईस्वी तक जो है रुद्रदामन प्रथम का क्या था भैया, शासन था। रुद्रदामन सबसों का जो है सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जो है शासन जो है 130 से 150 ईस्वी तक था, गुजरात के बड़े भाग पर था, ठीक है। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य काल द्वारा जो निर्मित थी, उसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि जो है पूरा जो है उसको जीवित एक प्रकार से किया था, ठीक है। इसने क्या किया था भैया, काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन जो झील थी मौर्य द्वारा जो निर्मित थी, इसने जो है इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। किसने भैया, रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने जो है जीर्णोद्धार करवाया था, किसका भैया, जो अर्धशुष्क सुदर्शन झील थी काठियावाड़ की, उसका जो है करवाया था, ठीक है। रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा को लंबा में जो है लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया था। विशुद्ध संस्कृत भाषा जो थी उसमें जो है सबसे लंबा अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख जो है जारी किया था, किसने भैया, रुद्रदामन प्रथम ने। यह संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। इसके जो पहले के जो सभी अभिलेख थे वो भैया रुद्रदामन प्रथम जो था, इसके पहले के जितने थे वो भाई प्राकृत भाषा में रचित थे। लेकिन जो है इसने क्या किया था, संस्कृत भाषा में जो है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में, संस्कृत सिर्फ नहीं विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो है गिरनार अभिलेख में जो है इसने करवाया था, ठीक है। भारत के शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। जो शक राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। कौन कहते थे भैया, भारत में शक राजा, भारत में जो शक राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में एकदम रट लेना, ठीक है। पारसियाई या पहलो राजवंश, पारसियाई या पहलो राजवंश, ये जो है क्या था, गोंडो फर्निस, सॉरी गोंडो फर्निस, फर्निस, भाई नाम भी क्या ही बताऊं, गोंडो फर्निस। और जो है ईसाई धर्म का आगमन जो है किस प्रकार से होता है भारत में, वो चीजें हम लोग देखते हैं। गोंडो फर्निस जो है और जो है ईसाई धर्म का आगमन, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पारसियाई लोग का आधिपत्य हुआ। पारसियाई लोग का, पार्थियाई लोग का क्या हुआ, पारसियाई नहीं भाई, पार्थियाई लिखा हुआ है, मैं पारसियाई इतने देर से पढ़ रहा था, ठीक है। पार्थियाई लोगों का क्या हुआ भैया, आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो है गोंडो फर्नेस था। गोंडो फर्नेस था, कौन था भैया, गोंडो फर्नेस था, ठीक है। इसी के शासन काल का जो है शासन काल में जो है सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। सेंट टॉमस जो है वो भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था इसी के शासन काल में। किसके शासन काल में, गोडो फर्नेस के शासन काल में। गोडो फर्नेस के शासन काल में ही कौन आया था भैया, सेंट टॉमस जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में आया था, ठीक है। पार्थियाई लोग मूल रूप से ईरान के थे। पार्थियाई लोग कहाँ के थे भैया, मूल रूप से ईरान के थे, ठीक है। गोडो फर्नेस फर्नेस के शासन काल में जो है सेंट टॉमस जो है जब आ रहा था, वो देखिए किस प्रकार से ये लोग स्वागत वगैरह उसका कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए बस भैया इतना ही। आज आप सभी लोग की जो है कई मतलब कि राजवंश जो है मौर्योत्तर काल के जो है वह समाप्त हो गए हैं। अब आगे चीज़ों को हम जो है थोड़ा बहुत जो बचे हुए मौर्योत्तर काल उनको जो है हम लोग देख रहे होंगे, और जो उसके बाद दक्षिण भारत वगैरह के जो
साधन प्रसाधन है, ये सब कुछ देखकर जो है फिर मिठाई वाली हिस्ट्री की तरफ जो हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को शुरू में ही बताया था, कुछ लोग ऐसा होता है कि वीडियो देख लेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, बस रेड वाली सब्सक्राइब बटन को टिपना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।